रिकॉर्डिंग ऑन। सो इस एग्जांपल को हम लोग ओपन करेंगे, वैलिडेट एन इंटीजर विद इन अ रेंज। सो बेसिकली इस लॉजिक में होगा क्या है कि जो फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल फंक्शन है ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर बोथ टाइप इज इंटीजर और बिटवीन 1 to 200। तो ये फाइल है अपना ये वाला। सो हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, वन इज इंटीजर जिसकी वैल्यू है 122, सेकेंड है मिनिमम जिसकी वैल्यू है 1 एंड मैक्सिमम इज 200। तो कंडीशन में हम लोग डाल के यहाँ पर चेक करें इफ़ फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल इंटीजर फिल्टर वैलिडेट टाइप इंटीजर, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने क्या करा, इसी लॉजिक में इन दोनों वेरिएबल को एक एरे में डाला। ठीक है, एरे के अंदर हम लोगों ने एसोसिएटिव एरे का यूज़ करते हमने एक बनाया अपना ऑप्शंस, और उसके अंदर हमने फिर से एक एरे बना दिया नेस्टेड, जिसके हम लोगों ने एक बनाया मिनिमम रेंज की, जिसके अंदर हम लोगों ने मिनिमम को कॉल कराया है। देन दूसरा है मैक्सिमम रेंज, जिसके अंदर हम लोगों ने मैक्स को कॉल कराया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, फिल्टर वैलिडेट इंटीजर वाला जो हमारा पार्ट है, जिस जो एरे है उसने एक चाइल्ड एरे विद 2 वैल्यू अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। ट्रिपल टाइम इक्वल टू हम लोग चेक कर रहे हैं फॉल्स। सो अभी आप यहाँ देखो तो मैंने अनडिफाइंड का सिंबल नहीं लगाया हुआ है। अगर हम लोग ये लगा देते हैं इट मीन्स कि अनडिफाइंड। ठीक है, और अगर हम लोग नॉर्मल लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर ट्रू वाली वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, सॉरी फॉल्स वाली। तो वेरिएबल वैल्यू इज़ नॉट विद इन द लीगल रेंज, और यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू इज विद इन द लीगल रेंज। अगर मैंने यहाँ पर अनडिफाइन करके डिफाइन किया तो यहाँ पर आता है ट्रू वाला, यहाँ पर आता है फॉल्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका हमें रिजल्ट क्या रिटर्न हो रहा है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, वेरिएबल वैल्यू इज विद इन द लीगल रेंज। अगर आपका डेटा टाइप अगर वेरिएबल नहीं होगा, अगर ये टेक्स्ट होगा, जैसे मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ। अच्छा हाँ, PHP के अंदर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इस कोड में भी होता है ये भी नंबर ही कंसिडर होता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। PHP लेकिन कर लेता है इसको कंसिडर। तो हम लोग इसको कास्टिंग करना हम लोगों ने सीखा था, कैसे कास्ट करते हैं। तो जब तक ये टेक्स्ट नहीं होगा प्रॉपर, लाइक इस तरह से, लाइक A B एंड C, तब तक आपको ये फॉल्स वाला मैसेज इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वैलिडेट IPv6 एड्रेस। नॉर्मल IP हम लोगों ने करना सीख लिया था। IPv6 क्या है, जब हम लोग यहाँ पर अपने कंप्यूटर में रन करते हैं कमांड और यहाँ लिखते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर एक तो में दिखाई देता है IPv4 एड्रेस। IPv6 वाला एड्रेस होता है, ये बेसिकली आपका लेटेस्ट यानी कि बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये भी एक सीरीज़ है जो कि ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो नए जितने भी जनरेशन के कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसके अंदर IPv आपको 6 मिलने लग गया है। पुराने ओल्डर PCs में हमें IPv6 देखने के लिए नहीं मिलता था। तो इसको भी हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं क्या ये प्रॉपर है या नहीं है। तो जैसे मैंने प्रीपेयर वाले कंप्यूटर का अपना IPv6 इसमें कॉल किया था, तो ये मेरे उस कंप्यूटर का एड्रेस डला हुआ है इसमें। ठीक है, तो भाई हमने पुराना वाला लॉजिक उठाया, बस हमने इसके अंदर वैल्यू को क्या करा, IPv4 की जगह पर 6 से रिप्लेस कर दिया। तो 6 का मतलब क्या है पर, जैसे अगर आप यहाँ पर इसको चेक करने जाओगे तो यहाँ पर आपको एक अंदर चाइल्ड ऑप्शन और मिलता है, फिल्टर फ्लैग। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिल्टर वैलिडेट IP, उसी के आगे आपको ये डिफाइन करना है। तो क्या क्या चीज़ हम लोग फ्लैग के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं। भाई देखो IPv4 हो या 6 हो, दोनों है तो IP एड्रेस, तो ये इसको ट्रू कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिल्टर अंडरस्कोर फ्लैग, ठीक है, तो फ्लैग लिखने पर देखो इतने सारे ऑप्शंस को हम लोग फ्लैग के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे IPv4 है या 6 है या नन है या होस्ट नेम, तो हेक्स वैल्यू जो हम लोग डालते हैं कलर वगैरह का, वो सारी चीज़ों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम लोग 6 को चेक कर रहे हैं ना कि 4 को। तो जैसे अब आप इसको 4 से रिप्लेस करोगे तो ये इनवैलिड कर देगा इसको, और अदरवाइज ये वैलिड रहने वाला है। तो ध्यान रखना, अनडिफाइंड अगर ऊपर लगा लेते तो यहाँ ट्रू जाता है, अनडिफाइंड अगर हम लोग यहाँ नहीं लगाते तो फिर नीचे ट्रू जाता है। ठीक है, तो इस फाइल का हम लोग यहाँ चेक करेंगे वैलिडेट IPv6 एड्रेस। तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, IP इज़ अ वैलिड IPv6 एड्रेस। और अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस इस लाइन को एक्टिवेट कर लेता हूँ तो उस कंडीशन में क्या हो गया, अभी नॉट अ वैलिड। ठीक है, तो यानी कि इसको ये समझ हो गया कि भाई कौन सा वाला 4 है कौन सा वाला 5 है। अगर हम लोग ये ना लगाएं, ठीक है, तो ये इसको ट्रू में ही कन्वर्ट कर देगा। जैसे हटा देते हैं इसको और Ctrl+S रिफ्रेश,
तो देख रहे हो उसको वैलिड में कंसिडर कर रहे हैं, जबकि हम लोग यहाँ पर जो डाल रहे हैं 6 का डाल रहे हैं। तो ये वाला जो फिल्टर वैलिडेटेड आईपी है दोनों को कंसिडर करता है, 4 को भी और 5 को भी, सॉरी 6 को, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके आगे जाके कॉमा लिख के बताओगे कि फिल्टर अंडरस्कोर फ्लैग, ठीक है, और फिर जब आप इसको जाके चेक करोगे, ठीक है, तो क्या तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट वैलिड आ गया ना इसके अंदर लिखा हुआ। ठीक है, तो दोनों को आईपी से भी एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अपने पास फिल्टर फ्लैग की हेल्प से। इसी तरह से नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन इसमें वैलिडेट यूआरएल मस्ट कंटेन क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू क्या हो गया इसको। सो यहाँ पर आप देखोगे हमने एक वेबसाइट का अपना नेम डिफाइन किया है, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 5 यूआरएल इज अ वैलिड विथ क्वेरी स्ट्रिंग। तो अगर हम लोग यहाँ देखें इसमें, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो हम लोग यूआरएल को सैनिटाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ गलत है तो वो सही हो जाए। और उसके बाद हम लोग फिल्टर वैलिडेट यूआरएल फिल्टर फ्लैग क्वेरी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ इसको हटा के देखें तो फ्लैग में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्वेरी, ठीक है। तो अगर क्वेरी लगाया हुआ है तो आपका ये वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये इनवैलिड रहेगा। और एक है आपका स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। सो एशियन स्टैंडर्ड जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे जब भी आप कोई कैरेक्टर विंडो ओपन करते हो तो जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यहाँ पर क्या है, एरियल। तो जनरली हम लोग सिम्बल्स को पहचानते हैं और A to Z लेटर्स को पहचानते हैं, या फिर जो हमारे सिम्बल्स हैं उनको पहचानते हैं। लेकिन उसके बाद आप यहाँ देखोगे जो कीवर्ड के बाद के जितनी भी चीज़ें हैं ये कुछ यूनिक है, जो कि जनरली हम लोग अपने कंप्यूटर से टाइप नहीं कर सकते। देख रहे हो कुछ स्पेशल दिखाई दे रही चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल। सो इसको अगर हमने कहीं पर यूज़ कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग सैनिटाइज कैसे करें। तो आप यहाँ देखो, द फॉलोइंग एग्जांपल यूज फिल्टर वेरिएबल फंक्शंस टू सैनिटाइज अ स्ट्रिंग, इट विल बोथ रिमूव ऑल HTML टैग्स एंड ऑल कैरेक्टर्स विद एशियन स्टैंडर्ड कैरेक्टर वैल्यू 127, ठीक है। तो 127 से ऊपर जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर के स्पेशल कैरेक्टर जो प्रोड्यूस होते हैं सबको हटा देगा उसके अंदर। तो ये हम लोग ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, बट आप यहाँ पर एक बार दोबारा से देखो। तो इसमें हमने क्या लिखा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर कॉल करें, ठीक है। तो पीरियड तो होता ही है, एपोस्ट्रोफी भी अपना होती है, लेकिन ये सिंबल हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे नहीं होते, तो ये हमने कैरेक्टर से कॉपी करके डाले थे इसमें। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग एंड फिल्टर फ्लैग स्ट्रिप हाई। इसने क्या करा, हेडिंग टैग और जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उन सबको यहाँ से रिमूव किया और हमें प्लेन आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। बट अगेन ये फीचर जो है आप देखो यहाँ पर डेप्रिकेटेड मेंशन है, क्योंकि हम लोगों ने तब भी किया था, तब भी डेप्रिकेटेड आया था। लेकिन इसमें, ठीक है, ये वाला पार्ट लगाने से क्या हो रहा है कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको रिमूव करेगा। अगर खाली सैनिटाइज स्ट्रिंग लगाओगे तो ये सिर्फ इसको उड़ाएगा। तो ये थे अपने PHP के अंदर एडवांस फिल्टर्स। सो PHP के फॉर्म वैलिडेशन में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक चीज़ को चेक करने का ऑप्शन है। जैसे आप फिल्टर लिख के जाओगे तो नंबर को चेक करना है, तो आप फिल्टर लगा लोगे नंबर वाला, उसमें इंटीजर हमें चेक करने का ऑप्शन मिल गया है। ईमेल के लिए भी हमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना, यूआरएल के लिए भी हमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना, मतलब करा दिया है आपको, लेकिन उस वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट है, कोई ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं इस चीज़ के लिए। कौन सा कौन सा टैम्प ईमेल का मैंने देख लिया ऑनलाइन भी, जो मैं आपको बता रहा था ना थ्योरी, वही है उसके अंदर भी। आपको उस तरह के डोमेन्स बताने पड़ेंगे जो वर्चुअल आपके वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने उसकी थीसिस निकाली, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, कहीं मैंने डाला था उसको। एक मिनट, या फैन ही ऑन करना था, बाहर से बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ इसको।
हमने किस दिन बात की थी उसके बारे में? पुलिस पहले से। 19 से पहले? शायद मिल गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं उसको चेक करने का। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, टू डिसअलाउ यूजर फ्रॉम रजिस्टरिंग ऑन योर वेबसाइट यूजिंग टेम्परेरी ईमेल प्रोवाइडर इन PHP, यू कैन इम्प्लीमेंट अ ब्लैक लिस्ट और नॉन टेम्परेरी ईमेल डोमेन टू चेक इनकमिंग ईमेल एड्रेसेस अगेंस्ट दिस लिस्ट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो जो टेम्परेरी जो ईमेल आईडी बना रही है ना, तो वो बनाने वाली कोई ना कोई तो वेबसाइट होगी ना। तो जैसे मान लो एक वेबसाइट XYZ, लेकिन उसके अंदर वो @ कुछ भी बना रहा हो, तब उसी पेरेंट को ही रोक दोगे तो उसके चाइल्ड में जो बन रहे हैं ना, वो अपना आप ही बंद हो जाएंगे उस केस में। तो ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढ के हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। पर उसमें क्या हो रहा है, जो डोमेन हाँ वो डोमेन ही चेंज होता है। हाँ, इसीलिए मैं बोला कि पेरेंट को पकड़ो, चाइल्ड अपना आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो वेबसाइट को पकड़ के डालना है। वो पेरेंट ही चेंज हो रहा है, उसमें चाइल्ड डेवलप नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, आप ये देखो, मुझे वेबसाइट बताओ एग्जाम्पल के लिए, जो आपने लास्ट टाइम बताई थी। टेम्प मेल। टैम्प मेल, ठीक है। तो हमें टैम्प मेल को ही ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी बन रही है वो अपना आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये टैम्प मेल वेबसाइट ही इसको डेवलप कर रही है। तो इसका जो थ्योरी है वो ये कहती है कि आप मेन साइट को पकड़ के बंद करो, चाइल्ड अपना आप बंद हो जाएंगे, जो भी इसको बंद है। इसको कंट्रोल नहीं करिए, तो रैंडमली जनरेट हो रहा है, हर बार रैंडम जनरेट हो रहा है, तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ना ही आप इसके कॉम्बिनेशंस बना पाओगे। इसका तरीका वही है, इसको ना कंट्रोल करके आपने मेन को कंट्रोल करना है। इस तरह की जितनी भी, अब जैसे यहाँ पर आप सर्च कर लोगे टैम्प ईमेल प्रोवाइडर, ठीक है, तो इनकी ना सारी की सारी वो आ जाएगी। जैसे मेल मोडो, टैम्प मेल में जैसे इंटरनेट नेक्स्ट, यहाँ पर आप मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप देखोगे डिस्पोजेबल ईमेल। तो इस तरह की कुछ जो मेन वेबसाइट्स हैं उन सबको पकड़ के एक एरे बनेगा और उनको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा, तब जाके ये कंट्रोल में आएगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर आप देखो, क्रिएट अ ब्लैक लिस्ट टेम्परेरी ईमेल डोमेन, create a list of non-temporary email domains that are publicly available list that you can find online, and you can create your own list by researching identifying temporary emails provider। emails provider को हमने रोकना है जो उस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। implement a function to check email domain, write a PHP function to check if the domain of the provided email address is in the blacklist। तो जैसे कोई यूज़र उस तरह की ईमेल डालेगा, मेरे एरे में वो मैच होगा कि भाई ये ईमेल मैंने ब्लैकलिस्ट के लिए डिफाइन किया हुआ है, तो PHP उसको रोक पाएगा, भाई इसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। तो जो मैंने आपको बताया था थ्योरी वही है, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका होता नहीं। जितने भी प्रोवाइडर
तो कहीं ना कहीं से हमें वो पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। नेट पे फाइंड आउट किया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली। किसी ने कोई फाइल अगर बनाई होगी। बेस्ट कीवर्ड यही है। तो गिटहब पर मिल रही लिस्ट ऑफ डिस्पोजेबल ईमेल डोमेन्स। पीएचपी के लिए ये लॉजिक मिल रहा है इसका भाई, रूबी रेल्स का भी मिल रहा है, नोड जेएस का भी मिल रहा है, सी सी प्लस बैश जावा जनरली सभी के लिए है। अब इनकी कोई लिस्ट इन्होंने कहीं पर डाली हुई है या नहीं, ये रहा। द रेपो कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डिस्पोजल टेम्परेरी ईमेल्स एड्रेस डोमेन, ये रही। इसके अंदर इन्होंने कहीं, ये देखो मैंने बोला ना तरीका वही है करने का, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। देख रहे हो कितने सारे हैं इसमें, अभी तो ये बहुत कम है। ये लो 3660 डोमेन, और ये तो पुरानी रैपो है। तो किसी ने बंदे ने ऑलरेडी मेहनत करके वो सब बंद कर दी पहले, क्योंकि डेवलपर का दिमाग जो होता है वो ऐसे ही चलता है। ये सबको पकड़ो, एक एरे बना के डाल दो, खत्म करो, ब्लैक लिस्ट। अब उसने सीधे उसके लिए एक फंक्शन लिख दिया। ये सारे अपना जब लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पर क्या है, नीचे उन्होंने पीएचपी के लिए एक अलग से लिख दिया, मेक श्योर द पास ईमेल इज़ वैलिड, यू कैन चेक दैट विद फिल्टर अंडरस्कोर वेयर। ठीक है, मेक श्योर यू हैव द एमबी स्ट्रिंग एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड ऑन योर सर्वर। तो ये क्या करेगा, एमबी स्ट्रिंग बेसिकली आपका जितना भी सर्वर के ऊपर ये जो आप चेकिंग का प्रोसेस करा रहे हो उसको ये रन करा देगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट रन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होगी ना मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फंक्शन इफ़ डिस्पोजेबल एक आपका फंक्शन बन जाएगा जिसमें ईमेल और यहाँ पर एक डॉलर ब्लैक लिस्ट पाथ इक्वल टू नल। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टरी देख रहे हो, ये पूरे में डायरेक्टरी से पास करके, जो ये वाली डायरेक्टरी हमने भी यहाँ देखी थी, कहाँ गई, यहाँ थी ना कहीं, अरे ये। ठीक है, तो ये जो फाइल अभी अपनी ओपन हुई थी, ठीक है, डिस्पोजेबल ईमेल ब्लॉक लिस्ट, तो वो यहाँ गई। तो अगर इनमें से कोई भी बंदा डोमेन पास करेगा, करो पास, इनवैलिड, तो सबको पकड़ना पड़ेगा पहले कितने लोग हैं। हाँ, उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा है, और इस लिस्ट को तुम्हें अपडेट करते रहना पड़ेगा। देखो कितना भी कर लो, कोई ना कोई तो नया प्रोवाइडर आ ही जाएगा। तो जैसे तुम्हें दिखा कि मेरे सर्वर में किसी ने रजिस्टर किया है, उसको पकड़ के ब्लैक लिस्ट में डाल दो, ताकि कोई दूसरा रजिस्टर ना हो, तो तुम्हारी लिस्ट अपना आप बनती रहेगी फिर खुद से। तो उसका भी लॉजिक लिखा जा सकता है कि अगर भाई कोई ऐसा अनोनिमस मेरे पास नेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जनरली इस तरह के आप देखोगे ना नेम बड़े वियर्ड से होते हैं। देखो ये प्रॉपर कोई ऑथेंटिकेटेड नेम नहीं होंगे, अनसन नेम होंगे, तो इस तरह की कोई वेबसाइट बनती नहीं है। और हर एक कंट्री ने बना रखी, आर यू स्टैंड फॉर रशिया, ठीक है, तो हर एक कंट्री ने बना रखी है अपनी अलग अलग। तो ये रेपो का लिंक रख सकते हो। व्हाट्सएप अपना दो, चेक करना जब टाइम ले कि जसकरण ने वीडियोस अपलोड किया। ओके, तो अब अपने को इस वाले लॉजिक के साथ एरे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अपने पास पूरी पूरी फाइल डायरेक्टरी है, और सीधे डायरेक्टरी को हम लोग उसमें चेकिंग में चलाएंगे। एरे तब चलाते जब हम लोग फ्रंट एंड पर 5-10 पकड़ के अपने बंद कर रहे होते हैं। तो थ्योरी वैलिड है जो मैंने आपको दिखाई है, और जो मैंने आपको उस दिन बिना चेक करे ऐसे बताया था। क्योंकि देखो एक ना हमेशा ना क्या है ना कि एक डेवलपर के दिमाग से सोचो, डेवलपर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा।
अब ऐसे पकड़ने बैठेगा भाई तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कहाँ तक लॉजिक लगाएगा कि भाई ये आएगा ये आएगा ये आएगा। तो उससे अच्छा सबको कलेक्ट करो, या तो एरे बना लो। अब ये तो एरे के हिसाब से तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें तो हमें नहीं पता था इतने सारे प्रोवाइडर होंगे। हम तो यहाँ के सोचते चल रहे हैं भाई टैप मेल, ये मेल वो मेल। 3660 वेरी बिग नंबर। और अभी तक जब का ये रेपो है तब से लेकर आज तक तो और हज़ारों आ चुके होंगे। तो वही है ट्राई कैच। चलो आज हम लोग देखेंगे कॉल बैक। क्या टाइम हो रहा है? 8:58। न्यू फोल्डर PHP आ जाएगा। एक्चुअली पता क्या, ग्राफिक कार्ड हो गया हैवी। मतलब ग्राफिक कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन हल्की रहेगी टीवी के हिसाब से। टीवी को ज़्यादा हर्ट्स का वो चाहिए सिग्नल, जो कि दे नहीं रहा इसका। FNCT अवेयरनेस .php। चलिए, तो यहाँ पे लिखिए VS5 एंटर, और यहाँ पर जाके बना लो अपने container.ro.call। ये बीच में चल रहा है क्या बंद? क्या ही ठीक करके क्या पता नहीं इसका। HR callback functions। और callback function referred to as just callback is a function which is passed as an argument into another function। इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन के पास कुछ डेटा है, ठीक है, उसको मैंने दूसरे फंक्शन में यूटिलाइज करा है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो पूरा कोड एक फंक्शन लिख लो, बट हमने किसी चीज़ के लिए दो फंक्शन बनाए, ठीक है, लेकिन मैंने एक फंक्शन को पूरा होने के बाद में रिजल्ट उसका दूसरे में पास कर दिया। दिस इज़ अ कॉल बैक। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने उसमें आपको जियो पोजीशन वाला कराया था, ठीक है। तो उसमें आपको याद होगा उसमें दो फंक्शन थे हमारे, जिसमें से एक का डेटा हमने दूसरे के अंदर कॉल किया था। तो एक नज़र डालते हैं उसके ऊपर। ये चलो पहले कर लो, नहीं इसमें टाइम निकल जाएगा हमारा। चलिए, एनी एग्जिस्टिंग फंक्शन कैन बी यूज्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन। जैसे मुझे बार बार एडिशन कराना हो, सब्ट्रैक्शन कराना हो, तो उसी को बार बार आप यूज़ करके नई नई वैल्यूज़ के अंदर सेट कराते जाओ, यूज़ कराते जाओ। टू यूज़ अ फंक्शन एज अ कॉल बैक फंक्शन, pass a string containing the name of the function as the argument of another function। Example, pass a callback to PHP, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर array underscore map function to calculate the length of every
string in an array. Alright. चलिए, तो यहाँ पर एक PHP कोड लिखते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बनाइए my callback. और इसमें एक वेरिएबल पास कर लो यहाँ पर, जैसे कि आइटम. रिटर्न स्ट्रिंग लेंथ, ये हमारा लेंथ निकालने का काम करता है. किसकी निकालेगा? आइटम की. तुमने इस तरह का अपना फंक्शन बना लिया. जहाँ भी आप इसको कॉल करोगे वहाँ पर आपको ये लेंथ निकालने का काम कर देगा. इसको क्लोज कर लो यहाँ पर इस तरह से. अब इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे? एक बनाओ वेरिएबल स्ट्रिंग्स इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी डिफाइन कर दो, जैसे एप्पल बनाना चेरी. और एक और बना लो डॉलर लेंथ, लेंथ इक्वल टू एरे अंडरस्कोर मैप फंक्शन. इसमें क्या कॉल कर देंगे? माई कॉल बैक. ठीक है, कॉमा, यहाँ पर डॉलर स्ट्रिंग्स को कॉल कर दो. ठीक है, तो कॉल बैक हमने यहाँ पर अपना बना रखा है फंक्शन. ठीक है, और यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग्स स्टोर है. तो अब ये क्या करेगा? लेंथ निकालने का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न ये क्या करेगा? डेटा स्ट्रिंग लेंथ. और इसके बाद जाकर इसको प्रिंट कर दो. प्रिंट आर, क्या डाल देंगे इसमें? लेंथ. चेक करके देखो इस फाइल को. स्विच करिए, यहाँ पर बैक करेंगे और बैक करिए. ठीक है, तो हमें डेटा ना दिखा के हमें क्या दिखा रहा है कि भाई फर्स्ट पोजीशन वाले में 5 है, सेकंड पोजीशन वाले में 6 है, थर्ड पोजीशन वाले में 6 है. काउंट मार के देखो ज़रा. एप्पल में 5, बनाना में 6, चेरी में 6. तो बार बार आप एक एक पकड़ के लेंथ निकालने से अच्छा है कि आप इस तरह का एक कॉल बैक बना के कॉल करा लो. तो एरे अंडरस्कोर मैप दो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है अगर आप यहाँ पर लेके जाओगे. ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? कॉल बैक. दूसरा ऑप्शन क्या है? एरेज. ठीक है, तो यहाँ से हमने लेंथ का लिए डिफाइन किया था, आपका लेंथ का निकल के चलेगा इसके अंदर. तो ये वाला जो अपना सिस्टम स्टार्ट हुआ था PHP के वर्जन 7 से स्टार्ट हुआ था. तो इसको मेंशन कर लेंगे. स्टार्टिंग विद वर्जन 7, PHP कैन pass anonymous functions as callback functions. तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे HR, फिर यहाँ डिफाइन कर दो एग्जाम्पल पैराग्राफ, use an anonymous function as a callback for PHP array underscore map function. इसी कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको फ़िलहाल के लिए भी हम लोग हटा देते हैं. सो हमारे पास एक स्ट्रिंग के नाम से अवेलेबल है. इसमें एक आध वैल्यू और ऐड कर लो. देखें बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंड कर रहा है, नहीं कर रहा. क्या डालो? जैसे कि कोकोनट. चलिए, एक हमारे पास लेंथ का है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरे अंडरस्कोर मैप. यहाँ पर एक जाके फंक्शन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो फंक्शन कॉल करा लो या फंक्शन डायरेक्ट लिख लो. लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फंक्शन लाइक डॉलर. हमने यहाँ लिखा आइटम और कर्ली ब्रेसेस. यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न strlen स्ट्रिंग लेंथ, और इसमें कॉल कर देंगे डॉलर आइटम. और इस स्टेटमेंट को यहाँ पर बंद कर दो.
और आगे अपना स्ट्रिंग एज रह जाएगा और प्रिंट आर लेंथ। ठीक है, तो जो काम हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन पूरा बना के कर रहे थे वो फंक्शन डायरेक्ट पूरा यहाँ पर लिख पा रहे हैं। कंट्रोल एस और यहाँ जाइए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 7 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 कोकोनट। तो फंक्शन बना लो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि कहीं पर भी अगर आपको यूज़ करना है तो कहीं पर भी चला सकते हैं। ये वाला सिर्फ इसी में ही चलेगा क्योंकि ये एक तरह से हमने बिल्कुल रूट पर डिफाइन कर दिया इसको जाके, और ये अपना ग्लोबल में रह गया। जब भी कभी आपको किसी भी एरे में से लेंथ निकालना हो, सिंपल इसको चला के कॉल बैक को यूज़ करा सकते हैं, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, callbacks in user defined functions। user defined functions and methods can also take callback function as an argument। To use callback function inside a user defined function or method, call it by adding parenthesis to the variable and pass arguments as with normal function। Example, run a callback from a user defined function। Question mark PHP question mark close function exclaim, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे लाइक स्ट्रिंग। तो ये क्या हुआ हमारा आर्ग्यूमेंट्स, जिसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ जाइए, रिटर्न करिए $str डॉट स्पेस, एक फंक्शन बना लो न्यू आस्क, और इसमें भी स्ट्रिंग को कॉल कर लो। रिटर्न करिए वैल्यू $str डॉट ठीक है। तो हमने दो अपने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया और दोनों के अंदर पैरामीटर क्या अपना सेम। तीसरा फंक्शन बनाओ, प्रिंट फॉर्मेटेड, यहाँ पर हम लिखेंगे $str कॉमा डॉलर फॉर्मेट, अपेंड करेंगे, एको करेंगे यहाँ से डॉलर फॉर्मेट और इसमें स्ट्रिंग को कॉल कर लेंगे। रिजल्ट अगर आप बी आर अगर अलग अलग लाइन में चाहते हो तो लगा लेना, अदरवाइज इसकी में ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला क्या काम कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको लिखें कॉलिंग द डॉलर फॉर्मेट callback function। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पर प्रिंट फॉर्मेटेड, यहाँ पर जाकर हम लोग कुछ मैसेज लिख देंगे जैसे कि हेलो वर्ल्ड, और दूसरा प्रिंट फॉर्मेटेड हाउ आर यू।
ठीक है। तो ये क्या बन गया, आस्क बन गया, ये क्या बन गया, एक्सक्लेम बन गया, ठीक है। तो दोनों के अंदर पैरामीटर अपना कॉल हो गया, फंक्शन हमारा क्या एक ही है, स्ट्रिंग वैल्यू दोनों के अंदर पास हो गई, ठीक है। और यहाँ से हमने अपना फॉर्मेट कॉल कर लिया। अब इसको ज़रा चला के देखो, और रिजल्ट अगर अलग अलग लाइन में लेना है तो डॉट बी आर, यहाँ ये रिफ्रेश करिए इसको, ठीक है। ऐसे लिखो। अच्छा, मैं क्वेश्चन मार्क कर तो ऊपर डाल ही रखा है ना ऑलरेडी, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो इस तरह से कॉल बैक का आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो यानी कि अब कहीं भी कुछ भी अगर आपने चलाना है, ये और हमारा लॉजिक उनके तैयार हो गया, दोनों एक दूसरे के अंदर कॉल हो रहे हैं, काम चल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कहाँ कॉल करा है, प्रिंट फॉर्मेटेड के अंदर, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग आपका कॉल हो गया, तो यानी कि आपका एक्सक्लेम और आस्क ऑटोमेटिकली इसके ऊपर काम करेगा। बस जब आप यहाँ नीचे लिखेंगे मैटर इसके अंदर, तो फॉर्मेट को रिप्लेस करके आपने क्या बताना है, अपना फंक्शन का नेम। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज़ अ PHP जेसन। जेसन यानी कि जावास्क्रिप्ट में जितना भी हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड काम करते हैं, वो सारा का हमारा जेसन के ऊपर होता है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि वो API की फॉर्म में हो, जैसे कि जेसन प्लेस होल्डर अपनी एक टेस्ट API वेबसाइट होती है। तो बाकी जो लैंग्वेज है, लाइक जैसे रिएक्ट फ्रंट एंड वगैरह जो लैंग्वेजेस हैं, वो डेटा को इस तरह से समझती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पोस्ट टेबल के ऊपर, तो जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना ब्रैकेट क्लास बना के, तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह का जेसन स्ट्रक्चर होता है। बस हमारे लिखने में और इसमें लिखने का डिफरेंस क्या है, हम अपना जो भी की बनाते हैं उसको कोट में नहीं डालते, लेकिन जेसन स्ट्रक्चर में की और की वैल्यू दोनों कोट में जाती है, ठीक है। आईडी न्यूमेरिक रहेगी, तो इसलिए कोड में नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। तो जनरली ये जो आईडी हम लोग इस तरह से रखते हैं, इसी के बेसिस पर ही पूरा का पूरा कोड परफॉर्म होता है, लाइक क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट जिसको लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक जेसन फाइल है। अगर मैं इसको सेव करूँ यहाँ से, तो क्या लिखा रहा है, जेसन फाइल। तो हम अपना जेसन खुद का भी बना सके, PHP में इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट दोनों कर सकते हैं। इनक्रिप्ट मतलब कि ये जेसन इनक्रिप्टेड फाइल है, मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है, तो वो चीज़ आप करा सकते हो। तो यहाँ जाइए, इसको क्लैप्स, न्यू फोल्डर, PHP जेसन, .php, और यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे VS5, एंटर, और इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे अपना। यहाँ पे लिखिए डॉट कंटेनर डॉट रोल डॉट कॉल h1 PHP एंड जेसन, HR H2, what is JSON? So JSON stands for JavaScript Object Notation and is a syntax for storing and exchanging data. Since the JSON format is a text based format, it can easily be sent to and from a server। तो यानी कि हम लोग यहाँ से सर्वर में, सर्वर से क्लाइंट पर, दोनों जगह कहीं भी जेसन से डेटा भेज सकते हैं। एंड यूज्ड एज अ डेटा फॉर्मेट बाय एनी प्रोग्रामिंग
तो मान लो आप पीएचपी के अंदर काम कर रहे हो और पीएचपी के अंदर आपने कोई वेबसाइट का डेटा का ना जो डेटाबेस होता है उसका आपने जेसन बना दिया। तो भले से मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट है, लेकिन बैक एंड में उसके अंदर पीएचपी का चला सकता हूँ। ठीक है, पॉसिबल है क्योंकि आपका जो डेटा है वो जेसन है। तो जेसन सभी लैंग्वेजेस के साथ एग्जीक्यूटेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। हम लोग किसी डेटा को पीएचपी में लाके रीड कर सकते हैं, पीएचपी के डेटा को हम लोग किसी डिफरेंट में लाके भी रीड कर सकते हैं। जैसे एक बहुत टाइम पहले तक मिथ था कि पीएचपी की वेबसाइट का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बन सकता, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पीएचपी में है और आपके पास डेवलपर को नॉलेज है एपीआई कैसे बनता है, तो यस डेफिनेटली पीएचपी की वेबसाइट का भी एक मोबाइल ऐप बन सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीएचपी ही एक अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है जो एपीआई बनाने की पावर रखती है। ठीक है, या तो आपके नेटिव बनती है रेस्ट एपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर पीएचपी से एपीआई बनती है। तो पीएचपी किसी भी लैंग्वेज को डेटा दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट PHP and JSON. PHP has some built-in function to handle JSON. First, we will look following two functions. इसको हम लोग बोलते हैं JSON encode and decode. JSON encode ये फंक्शन है, इसी तरह से डिकोड भी एक फंक्शन है। तो काफ़ी फेमस है। अगर मान लो आपने अपने एरे का डेटा जेसन में कन्वर्ट करना है, तो जेसन एनकोड के अंदर फंक्शन में उस एरे का नेम कॉल कर दो तो वो एरे बन जाएगा। और अगर जेसन स्ट्रक्चर में आपका कोई डेटा आपके पास है तो उसको आप वेरिएबल में कॉल करके जेसन डिकोड में डाल दो तो उसको डिकोड कर देगा। तो एनकोडिंग डिकोडिंग बेसिकली हमारी कुछ इस तरह से काम करती है इसके अंदर। तो यहाँ जाएंगे, लिखिए H2 PHP JSON फंक्शन भी कॉल कर लो, कॉपी एनकोड। The JSON encode function is used to encode a value to JSON format. Example, this example shows how to encode an associative array into JSON फॉर्मेट। तो हमने एरे के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंडेक्स एरे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, इस तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरे होते हैं। तो एसोसिएटिव एरे कौन से होते हैं? जिसमें हम लोग वैल्यू को पोजीशन पर ना लिख के उसकी की पर लिखते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें एसोसिएटिव की ही ज़रूरत क्यों है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब हम लोग यहाँ लाइव एग्जाम्पल में डेटा देख रहे थे तो एसोसिएटिव में हम लोग लिखेंगे यूज़र आईडी, उसके अगेंस्ट हम लोग वैल्यू लिखेंगे। एसोसिएटिव लिखेंगे आईडी, उसके अगेंस्ट वैल्यू होगी। टाइटल उसके अगेंस्ट वैल्यू होगी। बॉडी उसके अगेंस्ट उसका रिजल्ट होगा। तो ये जब जेसन में एनकोड होगा तो ये बन जाएंगी की और ये बन जाएंगी इधर वाली वैल्यू। तो यहाँ चलेंगे और यहाँ पर जाके हम लोग जैसे कुछ डिफाइन करेंगे। एक एग्जांपल हमने लिखा क्वेश्चन मार्क पीएचपी सिलेक्टर डिफाइन करो और इसमें जाके एक वेरिएबल बना लो लाइक एज। एज इक्वल टू हमने क्या लिखा? एरे। ठीक है, हमने यहाँ पर की लिखा पीटर। पीटर की एज क्या है? जैसे यहाँ पर 35। फिर हमने यहाँ पर डिफाइन करा बेन, इसकी एज क्या है वो यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर दो जैसे कि 37।
फिर हमने एक और डिफाइन किया जॉय, इसकी एज कितनी है वो जाके डिफाइन कर लाइक 43। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट आर और अपना वेरिएबल क्या है एज, फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर रिलोड करते हैं। तो हमें डेटा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, नॉर्मली ऐसे ही दिखता है हमें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसको लिखें अगर एनकोड, ठीक है, अब ज़रा चेक करिए बन गया जेसन, पीटर बन गया की, मैन बन गया की, जॉय बन गया की और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू। सो ये हमारा जेसन एनकोड। अब डिकोड क्या होगा कि भाई मैं इसी को पकड़ूं और यहाँ पे लाके मैं रख लूँ इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा डिकोड वाला एग्जांपल बन के तैयार हो जाएगा इसके केस में। अब इसको ज़रा ट्राई करेंगे, इसको पहले ज़रा डिफाइन कर लूँ। H3 एक और एग्जांपल बनाओ, पैराग्राफ। दिस एग्जांपल shows how to encode an index array into a JSON array, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा एसोसिएटिव, अब हम लोग यहाँ देखेंगे इस वाले पार्ट को। तो क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज और यहाँ जाके आप डिफाइन कर दो जैसे कि डॉलर लाइक कार्स इक्वल टू एरे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जाकर डिफाइन कर देते हैं वोल्वो, यहाँ जाकर डिफाइन कर दो BMW और यहाँ जाकर डिफाइन कर दें हेलो। तो यहाँ पर लाइक Hyundai, इस तरह से कुछ नेम अपने डिफाइन कर दो। बाद में अपना यहाँ से इसको हमने कॉपी करना है, यहाँ जाके इसमें डिफाइन करना है और हमारा वेरिएबल नेम कार्स। तो यहाँ BR का फिलहाल कोई लॉजिक नहीं है, इसको हटा दो। BR तब फायदेमंद होता है जब हम लोग लूप चला रहे होते हैं, ठीक है। फिलहाल कोई लूप चल नहीं रहा है इसमें, तो जो कि आपका जेसन एनकोड जैसे चलेगा पूरा पूरा डेटा वन गो में लेके आएगा। यहाँ जाइए, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो इसने इसको सिंपल इस तरह से डिफाइन कर दिया डेटा को हमारे। तो जो राइट मैनर होता है एनकोड करने का वो ये वाला है, मतलब एसोसिएटिव के साथ अगर आप डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि आपने इसको बना तो दिया, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट भी बन गया, लेकिन इसने एज इट इज़ वैसा ही मुझे रिटर्न दे दिया जैसा कि हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस। तो बेटर इज़ कि आप इसको इसके साथ डिफाइन, क्योंकि जनरली जब भी आप कोई जेसन डेटा देखोगे तो उसकी कोई की होगी। तो मुझे मान लो आईडी को फैच करना, तो मैं कैसे करूँगा? अब यहाँ पर मैं क्या डेटा फैच करूँ, वोल्वो के अगेंस्ट क्या है, तो ये मुझे अनडिफाइंड रिटर्न करेगा उस केस में जब मैं इसको फैच करने जाऊँगा, क्योंकि ये कोई वैल्यू तो ऑन कर नहीं रहा अपने अंदर। नेक्स्ट देखो डिकोड करने वाला एग्जांपल, हम इस पूरे पार्ट को करेंगे कॉपी और यहाँ लगे करेंगे कॉल, यहाँ लिखेंगे जेसन डिकोड। तो जेसन डिकोड function is used to decode JSON object into a PHP object or an associative array, ठीक है। तो वापस से हमारे ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, एसोसिएटिव एरे बन जाएगा हमारा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस तरह से बनेगा जो हमने अभी चलाया था इसका। तो चलिए द एग्जाम्पल डिकोड्स जेसन डेटा इनटू PHP ऑब्जेक्ट। तो जब आप जेसन डेटा को यहाँ कॉल करेंगे तो
एक ऊपर वाले में बी आर लगा लेना सो दैट कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट न्यू लाइन में आए। न्यू लाइन में ऑलरेडी आ रहा है बट ये वाला साथ में क्यों आ रहा है, इसको ज़रा चेक करो। अच्छा ये इसका चल रहा है, इसको बंद कर दो। अब ठीक है, तो हमने यहाँ से डेटा उठाया और आपने क्या करना है, नीचे आके एज के अगेंस्ट अपने डेटा को जब आप कॉल करोगे तो इसको आपने कोट में डालना है। अब सिंगल कोट में क्यों डालना है, क्योंकि डबल कोट के अंदर ऑलरेडी वैल्यू मेरी रखी हुई है, ठीक है, इसलिए हमें सिंगल कोट में डालना है, नहीं तो काम नहीं करेगा। बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिकोड, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। तो चलिए नीचे आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, कुछ गड़बड़ है ज़रा चेक करो। हमने लिखा जेसन डिकोड, लेकिन ये ऐसे एको नहीं करेगा। डिकोड करने के बाद ना इसको आपने ऐसे लिखना पड़ेगा, वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, और यहाँ जाके आप लिखेंगे डॉलर एज। पहले देखो कि हम लोग डेटा ले पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरा एज इट इज़ डेटा आउट का आ गया जैसा मेरा उसमें था। अब इसको एनकोड करो, तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी डिकोड, जेसन डिकोड, और डिकोड में जाके आपने यहाँ पर अपना डॉलर एज को कॉल कर देना है। तो आगे बन के देखो उसी तरह से जैसे हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से काम करेगा। फिर से हमारा एसोसिएटिव एरे बन गया, देखो। चलिए, द जेसन डिकोड function return an object by default. The JSON underscore decode function has a second parameter and when set to true, JSON object are decoded into associative array. So H3 example paragraph, this example decodes JSON data into a PHP associative array. Again question mark PHP question mark close. तो ये वाला पूरा पार्ट हम लोग एज इट इज़ कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। क्या गड़बड़ हुई है, डबल आ गया है, ये स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ, अभी सही है, ठीक है। तो हमने अब लिखा वेरिएबल डंप जेसन डिकोड एज। तो सेकंड पैरामीटर हमारा क्या आएगा, ज़रा इसके ऊपर आप यहाँ देखो, मिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, स्ट्रिंग जेसन। चल यहाँ जाइए, यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसका वैल्यू इज ट्रू। अब ज़रा ट्राई करके देखो उस एग्जांपल को, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या है, जिसके अंदर जो स्टोर है सारी क्या है, बुलियन। तो जो भी एज हम लोगों ने इसके अंदर स्टोर कर रखी है वो सब एक बुल टाइप में है, जिसको हमारा भी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप आ रहा है ट्रू। ये ट्रू तो हमने डाला होता।
फॉल्स अगर कर दें इसको, ठीक है, फॉल्स पे इसने काम नहीं किया अपना, एक मिनट को ज़रा, PHP 5 boolean वैल्यू, SSD equal to null and depth equal to 5 flag equal to 0 mixed data type। तो सर आपकी डेटा टाइप मिक्स करो, जैसे एग्जांपल के लिए लाइक लोकेशन हम यहाँ डाल देते हैं, जैसे कि साउथ एक्सटेंशन, ट्रू के साथ जाओ, वुल ट्रू, और इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, तब दोनों केस में काम कैसे कर सकते हैं, फॉल्स करके देखो, एक काम करो, उसकी वैल्यू को एक्सेस करके देखो कि हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। डेटा तो डिकोड हो गया, डिकोड करेगा तो डेटा को हमने एक्सेस भी करना है। एक एग्जांपल बनाओ, HR यहाँ जाके H2 PHP accessing the decoded values। Here are two examples of how to access the decoded values from an object and from an associative array। How to access the value from a PHP object। इसी को कॉपी करिए, यहाँ पर करिए पेस्ट, और एक वेरिएबल बना लो लाइक ऑब्जेक्ट इक्वल टू जेसन डिकोड, वेरिएबल नेम इज एज, ये हमने यहाँ पर कॉल कर लिया इसके। तो डेटा डिकोड हो गया सारा, किस पे आ गया, ऑब्जेक्ट के पास। अब बस यहाँ पर एको करिए इसको, एको ऑब्जेक्ट पीटर, एको ऑब्जेक्ट बेन, एको ऑब्जेक्ट जॉय, और क्या अपने पास, लोकेशन। इन सभी का डेटा अलग अलग लाइन में हो तो यहाँ पर BR, लास्ट वाले पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये डेटा अपना रीड हो रहा है, डेप्रिकेट भी नहीं हुआ फीचर। PECL जेसन ग्रेटर देन इक्वल 1 पॉइंट डिकोड्स और जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, जेसन डिकोड स्ट्रिंग आ गया, वूल वैल्यू आ गया अपना, वूल के आगे हमारा एसोसिएटिव इंटीजर, ठीक है। देखते हैं इस वाले को क्या है, इसका नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं।